नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा यूपी के सीतापुर दौरे पर पहुंचे। सीएम के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां उन्होंने नौमी शारण्य पहुंचकर श्री ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान के सीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बीते दिनों आजमगढ़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी, तो आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी इसी रणनीति पर चर्चा के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सीतापुर क्लस्टर की लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की भावी रणनीति की रूपरेखा तैयार की। जयपुर के नामी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही की कीमत आज एक शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हां, सवाई मानसिंह अस्पताल के कर्मचारियों ने 23 साल के सचिन को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई। गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से युवक की दोनों किडनी फेल हो गई, जिसके बाद उसे डायलिसिस पर रखा गया था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। बता दें, जिस मरीज को खून चढ़ाया जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों ने उसे ब्लड चढ़ाने को कहा, लेकिन मरीज को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से मरीज की मौत हो गई। दरअसल मृतक सचिन का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था, लेकिन लापरवाही के चलते उसको O पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं अब इतनी बड़ी लापरवाही पर लोगों में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर डर का माहौल पैदा हो गया है, साथ ही लोगों में आक्रोश भी है। उधर सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक राजीव पता चले वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक राजीव बरगट्टा ने पूरे मामले में खेद प्रकट किया है और मामले में जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। देखिए, इसमें दो तरह से इस पे अप्रोच किया गया था इस प्रॉब्लम को। डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय था सारे प्रशासन के लिए भी, अस्पताल और कॉलेज महाविद्यालय के स्तर पे भी। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था, उसकी एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया, पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज़ को नहीं हम बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम शुभ भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और ये जो आरोप हैं, जो भी जिस बारे में जो कंट्रोवर्सी है, वो वाकई में कितनी सच है और उस कंट्रोवर्सी से कितना पेशेंट को नुकसान हुआ है, इन सारे तमाम पहलुओं को डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने कल ही जैसे ही पता लगा कि ये ऐसी कोई घटना जैसे बात आई हमारे सामने आई, तो उसके लिए कल ही हमने एक कमेटी गठित कर दी थी और उसको हमने टाइम दिया था 48 घंटे का, लेकिन उसको हमने शॉर्ट करते हुए आज ही ये हमारा प्रयास है कि आज अगले कुछ घंटों में वो रिपोर्ट मिल जाएगी और जैसे रिपोर्ट हमें मिलेगी उसको हम गवर्नमेंट को प्रस्तुत कर देंगे उनके मार्गदर्शन के लिए। देखिए, अभी इसका हमें भी बहुत दुख है कि इस तरह से एक पेशेंट जो कि हमारे पास एक्सीडेंट की बात आया था और आज उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें ये आरोप भी हैं और कि ये बात की है कि इसमें 2 अलग अलग डिफरेंट यूनिट का ब्लड उसको चढ़ाया गया। उसमें सच्चाई जानने के लिए, उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट जानने के लिए कॉलेज के लेवल पे एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट का भी हमें भी इंतजार है, जिससे कि हम ये जान सकें कि किसकी गलती से ऐसा हुआ है जिसमें इसको गलत ब्लड चलाया गया है। ट्रीटमेंट के लिए भी हमने यहाँ पे इसके लिए बोर्ड बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम उसको खो चुके हैं, हम उसको बचा नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि समिति, जैसे भी जांच समिति इसके लिए रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक 22 वर्षीय सचिन शर्मा, ये दौसा के रहने वाले थे। इनका एसएमएस में इलाज चल रहा था, तो इनका जो इलाज के दौरान डेथ हो गई, तो इसमें
हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है परिजनों की तरफ से कंप्लेन आई है कि इसमें स्टाफ की लापरवाही रही, और आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि इसमें गलत ब्लड चढ़ाया गया इस तरह से। तो उसमें जो है इन्होंने एक कंप्लेन दी है जिसको हम दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। और बाकी एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, तो अभी कलेक्टर साहब से निवेदन करके इस ज्ञापन को उनके पास पहुंचाया जाएगा ताकि इन मांगों पर जो है कार्रवाई हो सके। एक तो ये लापरवाह स्टाफ है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंशन की, और आगे की कार्रवाई अनुसंधान जो जांच से अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बर्खास्त करने की एक मांग है। और लापरवाह स्टाफ के खिलाफ हत्या के मुकदमे का है, और एक मुआवजे का है परिजनों को, क्योंकि एक ही पुत्र था, और सरकारी नौकरी का है। तो इस ज्ञापन को हम अभी कलेक्टर साहब के ऑफिस में बात हुई तो वहाँ पहुँचा रहे हैं, और बाकी जो पुलिस इसमें आगे जो है अपना अनुसंधान करेगी। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल माना जाता है, जहां दूर दराज से आसपास के पड़ोसी इलाके के भी लोग इस अस्पताल में पहुंचते हैं। अब ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही जिसके वजह से एक जवान की, एक युवक की मौत हो जाती है। बिल्कुल चंदा, देखिए राजधानी जयपुर मुख्यालय पर एसएमएस अस्पताल जो कि कम से कम 3000 बेड से भी सुसज्जित अस्पताल है, और ये एक प्रकार से अस्पताल पूरी तरीके से भूल भुलैया है। लेकिन बांदी कुई 23 वर्षीय सचिन शर्मा की जान इन दिनों उस अस्पताल की चारों दीवारों पर इंसाफ मांगने के लिए लगातार आवाज़ लगा रही है। देखिए पूरा घटनाक्रम जो तो हुआ है वो यही है कि सचिन शर्मा का जो ब्लड ग्रुप था वो O पॉजिटिव था, लेकिन ये मिस्टेक कहाँ हुई, या तो ट्रॉमा वार्ड से लेकर के जहाँ तक ब्लड चढ़ाया जाता है, ये पूरी रेल चेन बनी हुई है। इस दरमियान कम से कम 2 से 3 विभाग जो हैं वो इस बीच से होकर के गुजरते हैं। जब O पॉजिटिव सचिन शर्मा का ब्लड ग्रुप था, तो जब ट्रॉमा वार्ड से जब पर्ची परिजनों को दी गई तो परिजनों को जो सैंपल दिया गया था वो AB पॉजिटिव का था। अब AB पॉजिटिव का जब ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया तब धीरे धीरे सचिन शर्मा की हालत बिगड़ी, और बिगड़ने के बाद उसको जो है वो सर्जरी विभाग में जो है वो उसका ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन जैसे सर्जरी विभाग में सचिन शर्मा पहुंचते हैं, डॉक्टर उन्हें वहाँ शिफ्ट करते हैं, इसके बाद फिर से उन्हें जो है वो खून की ज़रूरत पड़ती है। तब एक बार फिर से यहाँ पर सचिन शर्मा के लिए ब्लड मंगवाया जाता है, और जब ब्लड मंगवाया जाता है तो वहाँ पर O पॉजिटिव का मार्क लगा होता है। अब देखिए मिस्टेक किस तरीके से हुई है। हालांकि यहाँ पर ये बात कहना लाजमी होगा कि इन दिनों एसएमएस अस्पताल जो है यहाँ पर मौत के सौदागर लगातार मौतों के साथ जो है वो सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक युवक की जान ये किस पर भारी होगी, क्योंकि यहाँ पर न तो अब तक राजस्थान सरकार कोई एक्शन ले पाई है, नहीं यहाँ पर जो जांच कमेटी बनाई गई है 12-12 लोगों की 2 जांच कमेटी बनाई गई है। अब लगातार अधिकारी जो हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक दूसरे पर टालते हुए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है हमारे देश में डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। अब ऐसे में लोगों की कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो उसे ठेस पहुंची है। हालांकि बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। O पॉजिटिव के जगह EB पॉजिटिव चढ़ाना, जिससे युवक की मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि कई स्तर पर ब्लड की जांच पहले होती है, उसके बाद ही जिसे जरूरत है उसे चढ़ाया जाता है। यहां पर यह जानना चाहेंगे, जब पर्ची दी गई तो क्या वहां पर जांच नहीं की गई कि यहां पर O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव दिया जा रहा है? बिल्कुल चंदा, देखिए जब मरीज ट्रॉमा वार्ड से जब वार्ड में शिफ्ट होता है ICU वार्ड में, तो उस पर एक पूरी पर्ची होती है और उसकी पूरी मरीज की फाइल होती है। उस मरीज की फाइल पर हर आधे घंटे में जो है उसका ब्लड शुगर जो है वो भी चेक किया जाता है, उसकी BP चेक की जाती है। साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल होती है कि डॉक्टर ने उन्हें कौन सी दवाई लिखी है और वो दवाई कितने घंटे में देनी है, क्या वो पानी पीने से पहले या खाना खाने के बाद या दूध के साथ या जो भी XYZ है। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो तमाम जानकारी जो है वो मरीज की उस पर्ची पर या फिर फाइल पर हर एक चीज अंकित होती है। देखिए यहां पर सबसे बड़ी चूक तो ये हुई है कि जब सचिन शर्मा का पॉजिटिव O+ ग्रुप था तो यहां पर AB प्लस पॉजिटिव कहां से आ गया। हालांकि यहां पर पर्चियों का हेरफेर हुआ है। हालांकि जो पर्ची सचिन शर्मा की थी वो कहीं ना कहीं वार्ड बॉय जब देने गया तो वार्ड बॉय को O पॉजिटिव की पर्ची देने की जगह उसने AB
पॉजिटिव की पर्ची दे दी, जिस पर परिजनों को, हालांकि देखिए परिजन इतना कुछ जानते नहीं थे, आम व्यक्ति मेडिकल की भाषा को इतना जल्दी समझ नहीं पाता है, लेकिन यहां पर चूक कहां से हुई? अगर उस सचिन शर्मा की अगर फाइल पर ये तमाम चीजें अगर अंकित ठीक है, होती, जाहिर सी बात है इस लापरवाही के बाद परिजनों में, सामाजिक संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर पहुंचे और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर बरगट्टा की बात कर ले, जो कि प्रिंसिपल है एसएमएस अस्पताल के, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमेटी का गठन किया गया है और आगे जो है विश्वसनीय जांच की जाएगी। हालांकि आज दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था। फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्या जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और अगर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है तो कब तक पूरे तरीके से जांच का खुलासा होगा? देखिए चंदा, अब तक तो जो है वो न तो अस्पताल प्रशासन किसी एक्टिव मोड में आया है और ना ही जो बाकी कमेटी जो जांच बनाई गई है, चाहे वो मेडिकल विभाग की तरफ से हो, तो ये अब तक किसी तरीके से कोई एक्शन में नजर नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये कि कांग्रेस जो है वो इसको बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है और यहाँ पर जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के भाई करण खाचरियावास मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा भी और कई ऐसे संगठन हैं जो इन परिजनों को सांत्वना देने भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब राजनीतिक का एक चोला नया रंग देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मेरी 2-3 कांग्रेसी नेताओं से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि इस मुद्दे पर हम उसको भुनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम ना ही यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस करना चाहते हैं। अब देखिए कि कुछ नेता गाहे बगाहे इस मैटर को कितना लंबा खींच पाते हैं, नहीं खींच पाते हैं, ये एक सोचने का विषय होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है, उस गलती को ढांपने के लिए न तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई बड़ा बयान आया है और ना ही अब तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ठीक है, जाहिर सी बात है, ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन का जब एक्सीडेंट हुआ, जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसे ब्लड की जरूरत थी। जब उसे ब्लड चढ़ाया गया तो कह सकते थे अगर सही तौर पर ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाता तो वो आज जीवित होता, लेकिन डॉक्टर की बड़ी लापरवाही के कारण सचिन शर्मा की मौत हुई है। हालांकि अगर बात कर ले परिजनों की, तो लगातार मुआवजे की भी मांग कर रही है। क्या इसको प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन लिया इसको लेकर? देखिए चंदा, लगातार परिजन तो यही कह रहे हैं कि जान के बदले जान, यानी कि अब जब सचिन शर्मा की जान जा चुकी तो वो किसकी जान मांग रहे हैं? अब यहाँ पर गलती किसकी है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। लेकिन यहाँ पर अब सरकार को संवेदनशील होते हुए एक बड़ा एक्शन दिखाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजस्थान में भजन सरकार एक के बाद एक नई सौगातें अगर प्रदेश की जनता को दे रही है, तो वहीं अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उछालने का भी प्रयास करेगी। हालांकि देखिए 25 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो धौलपुर पहुंच रही है, लेकिन कुछ कांग्रेसी जो है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले सबसे पहले हम इन परिजनों को न्याय देने का काम करेंगे, ताकि राहुल गांधी का एक मैसेज पूरे राजस्थान में जाए। मैं ये भी जानना चाहेंगे, जब वहां पर उस अस्पताल में और भी डॉक्टरों की जाहिर सी मौजूदगी होगी, क्या उनमें से किसी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, किसी से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार शुरुआत तौर पर यह गलती कहां से शुरू हुई? देखिए परिजन लगातार गलतियां तो अब जांच का विषय है, अब जांच कितने दिन में पूरी होगी। हालांकि हिंदुस्तान में जांच हमेशा जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती हुई चलती है, चाहे वो 2 महीने निकल जाए, चाहे वो 6 महीने निकल जाए। अब जांच कितने महीने में होगी ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अब इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। अब देखिए कि परिजनों की मांग गाए बगाए तो ये आई है कि भाई परिजन जो चाहते हैं कि उनको उनके परिवार में से किसी एक को नौकरी मिले और साथ ही साथ कुछ मुआवजे की राशि मिले। हालांकि खुल करके वो बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनके जो परिजन हैं वो लगातार ये ऐसी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पर एफआईआर लॉन्च आज 2 घंटे बाद हो जाएगी। पुलिस को एफआईआर दी है, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ही ये जांच प्रक्रिया होगी यहाँ पर किसकी गलती है। और मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है। क्योंकि बिल्कुल प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल यानी कि एसएमएस अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही के कारण आज एक युवक की मौत हुई, जहां पर ओ पॉजिटिव ब्लड की जगह उसे एबी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका डायलिसिस किया जाता है, लेकिन दोनों किडनी खराब होने की वजह से यानी कि फंक्शन नहीं करती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों ने लगातार डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, मांग है कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाए और सरकारी नौकरी भी दी जाए। उधर एसएमएस के प्रिंसिपल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जिस तरीके से यानी कि पूरे सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आगे अपडेट के लिए भी लौटूंगी आपके पास। बहरहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। 26 फरवरी को अजमेर मंडल के 6 अमृत भारत स्टेशनों और 17 रेल फ्लाईओवर अंडरपास का शिलान्यास किया जाना है, जिसकी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है।
मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ ने कहा कि इस समय अजमेर मंडल सहित उत्तर पश्चिम रेलवे में रेल विकास के विभिन्न परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इसी कड़ी में अजमेर मंडल के 6 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को करेंगे। 26 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 554 अमृत स्टेशन और 1500 से अधिक आरओबी का शिलान्यास ओब्लिक शुभारंभ कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अजमेर मंडल के अंदर भी 6 अमृत स्टेशन और 17 आरओबी का फंक्शन होगा, जिसमें हर वेन्यू पर हम पब्लिक को बुला करके पब्लिक और स्कूल के बच्चों को मिला करके फंक्शन करेंगे। इसमें जो 6 अमृत स्टेशन है उनमें से सबसे मुख्य अजमेर स्टेशन है, उसके बाद में ब्यावर, रानी, जवाई बांध, सोमेसर ये स्टेशन है और 17 आरओबीज हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा 1 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी और जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां बैरवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, गरीब व्यक्ति को आगे लाना है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर 25 सीटों पर जीत का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ये कार्यक्रम है और संगठन की बैठक में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मुझे भी दायित्व दिया है सहयोग करने का। निश्चित रूप से मैं यह बैठक में आया हूँ और हमारा जो विजन है, हमारे माननीय मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के तहत उनका एक सपना है कि मेरे इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर लास्ट की लाइन में छूटा हुआ है, उसको मैं समाज की मुख्य धारा में लाकर, और मैं जो उनका विजन है 2047 में विकसित भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 हो, उसके तहत हम सब मिलकर पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता सब मिलकर इसके तहत संगठन में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठिकरा आलाकमान पर फोड़ रखी है और कह रही है कि भाई भतीजावाद अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से नजर नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के नेता भी मान चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में पायलट को प्रोजेक्ट करते तो राजस्थान में फिर से सरकार रिपीट होती। वहीं अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं के चलते कांग्रेस खेमे में लोकसभा की सीटें खतरे में नजर आ रही है। अब कांग्रेस खुद मानने लगी है कि अब वक्त से पहले राजस्थान के रण में पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए तो पूर्वी राजस्थान के 2 सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल कर सकती है। वहीं अब कांग्रेस आलाकमान को भी लोकसभा चुनाव से पहले पायलट की याद आ रही है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जितने आप स्टेज पर बैठे हो, जो वर्कर आकर आपके ऊपर सच्चाई की बात करता है, हमें अच्छी नहीं लगती। अगर उसकी बात हम उस वर्कर की सोच ले तो कांग्रेस कभी मर नहीं सकती। मेरा नाम अनाउंस होगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, सारे टीवी चैनल पहुंच गए तो डिप्टी सीएम बना दिया। मैंने एक बार प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरे को क्यों बनाया। तो कांग्रेस ने मेरे को चीफ मिनिस्टर का इंचार्ज लगाकर राजस्थान में भेज दिया। इतना कांग्रेस वाले ख्याल रखते हैं कि कौन वर्कर है, कौन कांग्रेस के डिसिप्लिन में रहना चाहता है। यार अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो पार्टी कैसे चलेगी। अगर हम आगे वाले डिसाइड कर लें कि कांग्रेस जीतेगी, कोई माइका लाल दफ्तर से कांग्रेस को नहीं लाएगा। दूसरी बात, आप जितने जहां बैठे हैं, अध्यक्ष जी इनको खुली छुट्टी दे देते हैं, जिसका नाम ले आएंगे उसी को हम टिकट दे देंगे। करो फैसला, ठीक है मुरारी जी। आप इधर उधर मत देखो। नहीं इनको क्यों कहेंगे, उन्होंने तो कह दिया। वो भी आप करिए, सचिन पायलट जी को भी बुलाइए। हमने तो कहा कि आप जिनको भी बुलाना चाहते हैं, जो भी बात करेंगे उसको टिकट देंगे। तो मैं लीडर साहबान को कहता हूं,
कि बेटे की मत सुनो, इनको अगर जिस दिन हमने बेटा बना लिया हम कभी फेल नहीं होंगे। तो सिर्फ एक और बात करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल बुरी लगे तो माफ करना कि भाई भतीजावाद को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस हार क्यों गई? मेरे को सख्त होना चाहिए था, मैं थोड़ा कम सख्त हुआ। अगर मैं स्टैंड ले लेता तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव, दोनों ही पार्टियां दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अगर बात कर ले सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की, तो कोर कमेटी की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर ले तो लगातार संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से वही चीजें या दोहराई जा रही है। विधानसभा में मिली हार के बाद लगातार आला कमान पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये कमान जो है, यानी कि पूरे तरीके से प्रोजेक्ट अगर सचिन पायलट को करते तो शायद विधानसभा में वो स्थिति नहीं होती जो हुई। देखिए चंदा, ये जो तस्वीरें राजस्थान में आई है लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि अब कांग्रेस में अंधों में काना राजा दिख रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से एक बार निकम्मा और सचिन पायलट के लिए पता नहीं अशोक गहलोत ने क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वापस से आला कमान को लगा कि खोटा सिक्का ही हमारे बाजार में कहीं न कहीं एक रंगत ला सकता है। उसको लेकर के अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले अब सचिन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। देखिए, सचिन पायलट प्रोजेक्ट को पहले समझना पड़ेगा कि पायलट प्रोजेक्ट है क्या। हालांकि भले ही पायलट अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी रंधावा, डोटासरा, टीकाराम जूली और तमाम ऐसे बड़े आला अधिकारी हैं जो पूर्वी राजस्थान से इस लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो वो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। लेकिन 25 तारीख को जो है वो राहुल गांधी धौलपुर आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को करने के लिए। वो यात्रा धौलपुर से वापस एमपी होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक निकलेगी। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से अब लगातार रंधावा जो है वो बैक फुट पर आकर के कहीं न कहीं ठिकरा जो हार का है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में यहां पर अशोक गहलोत ने अपनी मनमानी की और यहां पर भाई भतीजावाद को चलाया गया, जिसकी वजह से मनमर्जी टिकटें जिनको मिलनी थी उनको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब रंधावा जो है वो खुल करके अशोक गहलोत के खिलाफ यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, रंधावा बार बार ये कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद अब खत्म करना होगा ताकि कांग्रेस को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिल सके। लेकिन इस जीत का सूत्रधार या यूं कहें कि इस जीत का कर्णधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। देखिए, अभी भी सचिन पायलट युवाओं पर अपनी कहीं न कहीं साख बनाते हुए आए, चाहे वो किसान नेता के रूप में हो, चाहे वो युवा की फैन फॉलोइंग के रूप में हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चियों के लिए हो, चाहे बूढ़ों के लिए हो। हालांकि यहाँ पर सचिन पायलट का क्रेज लगातार उनका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ कांग्रेसी कह रहे थे कि जब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ तली पार कर देंगे तो लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का ग्राफ नीचे उतर जाएगा और उनकी राजनीति के भविष्य पर कहीं न कहीं एक अलग तरीके से तस्वीर बनाई जाएगी। लेकिन सचिन पायलट एक वो नेता हैं जो 36 कौम को साधने का प्रयास करते हैं और उनकी एक एक आवाज युवा दिलों की धड़पन राज करती है। लेकिन अब वापस से कांग्रेस को इस बात का एहसास होने लग गया है कि जो गलतियां विधानसभा चुनाव में की थी वो गलतियां हम फिर से ना दोहराते हुए उनको भी देखिए चंदा, लगातार आला कमान जो है वो महाभारत के धृतराष्ट्र बन चुके हैं। उनकी आंखों से वो पट्टी हट नहीं रही है। लेकिन अब लगातार आला कमान को भी लग रहा है कि अब ये पट्टी हटानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार महाभारत में देखिए कि जब धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बंधी थी तो संजय के रूप में अशोक गहलोत थे यहाँ पर। लगातार उस महाभारत में भी देखिए कि संजय उस पूरे घटनाक्रम को धृतराष्ट्र को बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कहीं न कहीं वो पट्टी हटानी पड़ेगी और कांग्रेस हटाने में जुट भी गई है। हालांकि अब देखिए कि सचिन पायलट लगातार गाहें बगाएं
उन्होंने उस तरीके से हमलावर वो नहीं हुए जिस तरीके से अशोक गहलोत सचिन पायलट पर हमलावर हुए थे। हालांकि उन्होंने अब तक जो राजनीति में जो धैर्य बांध करके रखा है वो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि हमेशा धैर्य जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हालांकि धैर्य अभी भी सचिन पायलट ने नहीं खोया है। उसकी वजह यही है कि अभी भी सचिन पायलट का जो क्रेज, उसकी पकड़ जो बनी हुई है राजस्थान की मरुधरा में, युवाओं पर, कांग्रेस में, वो लगातार बनती आएगी। देखिए, परिवारवाद यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस में नहीं है चंदा, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें जो हैं वो बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं नजर आती है। अभी आप देखिए कि अभी हाल ही में जो है वो आरसीए का जो पद जो है वो है वैभव गहलोत से हाथ से निकल चुका है। तो अब यहाँ पे आरसीए के पद के लिए इधर से राजेंद्र राठौड़ अपने पुत्र के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर के बेटे वो भी कहीं ना कहीं आरसीए के पद को लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें लगभग जो है वो यहाँ पर मिलती जुलती नजर आती है। लेकिन सबसे खास बात यह कि सचिन पायलट प्रोजेक्ट अब जो धीरे धीरे रणनीति बदलना चाहता है वो आला कमान को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हालांकि यहाँ पर लगातार सचिन पायलट के टच में प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में खड़गे की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब आला कमान को ऐसा लगने लग गया है कि सचिन पायलट जो कह रहे थे वो सही था। लेकिन इससे पहले हुआ क्या था कि जो गहलोत ने कहा वो आला कमान ने उसको पत्थर की लकीर मान लिया। लेकिन अब वो पत्थर की लकीर जो है वो धीरे 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 धुंधली होती जा रही है। और ठीक है, यानी कि शुरुआती तौर पर से ही, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। खुद सचिन पायलट ने भी इस बात को लेकर कई बार बयान भी दिए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि 8 पैनल तैयार की गई, यानी कि 8 लिस्टों पर कहीं ना कहीं नाम जो है 8 सीटों पर नाम जारी कर दिया गया है। अगर तमाम युवा चेहरों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो काफी करीब रहे विधानसभा में जीत को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं सीट दिया जाएगा। लोकसभा की बात करें, टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में शाहपुरा से मनीष यादव का भी नाम सामने आ रहा है, लाडू से मुकेश की बात कर ले, मुकेश भाकरा का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे और कौन कौन से युवा चेहरे हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इधर से आप देखिए कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त विनोद जाखड़ ये भी कहीं ना कहीं अच्छा दमखम रख रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो झोटवाड़ा से विधानसभा प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, जिन्होंने कम से कम 1 लाख वहां से वोट जो है वो अर्जित किए थे। देखिए, उनके लिए एक नया प्लेस था, नए वोटर्स थे, नई जगह थी। इसके बाद भी कम से कम उस युवा चेहरे ने अपना काफ़ी कुछ दम भरा विधानसभा चुनाव में। ऐसे कई चेहरे अभी भी कांग्रेस लगातार जो है वो छटनी करने में लगी हुई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सचिन पायलट अपनी पूरी ग्राफिक्स यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी शीट तैयार कर ली है कि किस युवा चेहरे को मौका मिलना चाहिए। हालांकि सचिन पायलट ने, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ बैठे बैठे ही राजस्थान के उन जिताऊ योद्धाओं की एक सूची बनाई है जो हाला कमान को भेजी है। अब देखिए कि यहाँ से प्रदेश प्रभारी रंधावा, डोटासरा, टीकाराम जूली, उनकी किस तरीके से सियासी गणित यहाँ पर चलती है, या फिर शतरंज की ऐसी कौन सी चाल वो बिछाएंगे जिसको लेकर के वो 25 उनके टारगेट में रहेगी। क्योंकि देखिए, इस वक्त बीजेपी भी लगातार 25 सीटों पर जोड़ तोड़ करने के लिए अमित शाह ने जो है वो मोर्चा पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है, जेपी नड्डा भी अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये 2 धुरंधर जो बीजेपी के हैं लगातार कांग्रेस राजस्थान में नजरें गड़ाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब यहां पर अपनी रणनीति बदलेगी और जिस तरीके से जो पायलट चाहते हैं, पायलट जिस राह पर चलना चाहते हैं, या पायलट की जो भी राह है, जो भी गणित है, उस गणित पर कहीं ना कहीं आला कमान को सिग्नेचर करने होंगे, तभी यहां पर कुछ तस्वीरें बदलेगी। वरना बिल्कुल कह सकते हैं कि हर दल चुनाव में अपना नैरेटिव और अपनी रणनीति बनाते हुए काम कर रहा है, वो फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस लगातार जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों की नजर राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर है और जीतने का दावा कर रही है। बहरहाल वाकई देखना है होगा कि आखिरकार जिस तरीके से विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस को सामना करना पड़ा, क्या लोकसभा में जनाधार वापस ला पाती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए। बहरहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग में प्रदेश को सिरमौर बनाने के लिए अब राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी ने भी कदम बढ़ाई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही दुनिया की सबसे सुंदर और लग्जरी ट्रेन में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स को अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही नहीं, विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़े
में पैलेस ऑन व्हील्स में प्री और पोस्ट वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पर्यटन दिया कुमारी ने पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाकर एक बड़ा निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा, राजस्थान कला और संस्कृति के साथ साथ वैदिक वैवाहिक रीति रिवाजों के प्रति विदेशी सैलानियों में आकर्षण भी बढ़ेगा। खबर डीग से है, जहां विधायक नौक्षम चौधरी की पहाड़ी पंचायत समिति में जनसुनवाई हुई। इस दौरान उपखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिसके बाद विधायक मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया है। वहीं एसडीएम सहित ब्लॉक के सभी अधिकारी इस जनसुनवाई में मौजूद रहे। खबर जयपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने नए कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में आपके प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकसभा चुनावों के डर से हमारे नेताओं पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अनैतिक तरीके से नोटिस भिजवाया जा रहा है। नवतेज टीवी से आगे बातचीत करते हुए देवेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अब भी शामिल है। दूसरी पार्टियों की तरह इंडिया गठबंधन हमने नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हम इस समय खड़े हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देव हमारे साथ मौजूद है। देव, कई महीनों के बाद में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है, और आज जो आपने यहाँ पर तमाम लोगों को आमंत्रित किया है, क्या प्रमुख वजह? देखिए, दो कारण हैं। पहला कारण तो अभी दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार कर रही है, वो लगातार देश देख रहा है। दिल्ली में ईडी ने 6 नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को दिए। जब हमने पूछा कि आप ये नोटिस क्यों दे रहे हो, किस जुर्म में दे रहे हो, तो ईडी जवाब नहीं दे पाई। ईडी इसके विरोध में कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने बोला कि 16 मार्च को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। ईडी ने बिना कोर्ट के फैसले का इंतजार किए 7वां नोटिस अरविंद जी को दे दिया है। बड़ा सवाल अब ये सामने आ रहा है कि ईडी को आखिर क्या जल्दी है। जब मोदी जी 400 सीटें ला रहे हैं तो किस बात से डर रहे हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रहे हैं? और अभी हमको हमारे सोर्सेज से सूचना मिली कि सीबीआई जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी उनको नोटिस दिया जा सकता है। तो हम बस ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आखिर क्या किया अरविंद केजरीवाल जी ने? बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, युवाओं को रोजगार दिया, अच्छा स्वास्थ्य मॉडल दिया, तो क्या इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहती है? दरअसल बड़ा कारण इसके पीछे जब निकल करके सामने हुआ है इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाए। वो इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी आज स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ है, साफ नीयत से इंडिया गठबंधन के साथ है, और हम इंडिया गठबंधन के तहत देश भर में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देव, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है, भले ही अभी आपने अपना पक्ष भी रखा अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, जो कि संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आपके और भी 2 नेता ऑलरेडी जेल में हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। देखिए, ये जो आपने जो सवाल उठाए, देश के कई लोगों के मन में सवाल है कि उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। दरअसल देखिए, मोदी सरकार एक कानून लेके आई थी, पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए एक्ट लाया गया था देश के जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने इसका उपयोग किया अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। पीएमएलए एक्ट जो है वो भारत की जो संविधान की मूल भावना उसके विपरीत है। पीएमएलए एक्ट में आप तब तक गिल्टी है जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते, लेकिन कानून कहता है कि आप तब तक इनोसेंट है जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते। तो पीएमएलए एक्ट में इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अब तक उसमें कुछ भी निकल करके सामने आया, हजारों रेड लगा ली, सब कर लिया, लेकिन 1 रुपया भी जो निकल करके सामने आया साबित करता है कि उनको झूठे मामलों में फंसाया हुआ है। पीएमएलए एक्ट
के कारण से वो उनको जमानत नहीं मिल रही है। देव, इतनी सारी चीजें जो लगातार आम आदमी पार्टी के साथ में हो रही है, आपके हिसाब से जो शीर्ष नेताओं के साथ में गलत हो रहा है, आपकी ही पार्टी में कई हमें पता है कई लॉयर्स भी शामिल हैं और कई लॉयर्स जो बड़े बड़े देश के जो नामी लॉयर्स हैं उनको आम आदमी पार्टी हायर भी कर सकती है। इन सब के खिलाफ आपने क्यों नहीं कानून की प्रशासन की मदद लेनी चाहिए? नहीं, हम लोग लगातार इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम लोग लगातार अपनी बात रख, लेकिन जैसा कि मैंने बताया पीएमएलए एक्ट में ये धारा है, ये लिखा हुआ है कि आप तब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं होंगे जब तक आप खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर दोगे। इसमें जो जिस पे आरोप है उसको खुद को इनोसेंट प्रूव करना होता है कि ना कि सरकार को गिल्टी प्रूव करना होता है। इस वजह से उनको जमानत नहीं मिल रही है। लगातार हम लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी पिछले दिनों सीबीआई को कि आप कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, कोई पैसे की आप जब्ती नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्यों रखा हुआ इनको जेल में। उसके बाद ईडी ने कहा था कि ठीक है हम लोग 1 तारीख और चाहते हैं इस मामले में सुनवाई, उनको जल्दी जमानत मिल जाएगी। कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उस मामलों में जो बाकी जो जिन पे आरोप लगाए गए थे उनको ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। जैसे संजय सिंह जी पर आरोप था, उनके जो पीए जो सर्वेश मिश्रा थे या अजीत त्यागी थे, उन सबको जमानत मिल चुकी है। तो संजय जी भी जल्दी बाहर आएंगे, मनीष जी भी बाहर आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और इसीलिए हम लोग आज मजबूती से इंडिया गठबंधन में खड़े हो पा रहे हैं। वरना अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम डरते, हम पीछे हटते। हम अगर मजबूती से खड़े इसलिए खड़े हैं कि हम ईमानदार हैं और हम लोग जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की आपने बात करी, अब लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर हम आ गए। कभी भी हम कह सकते हैं आने वाले समय में आचार संहिता लग सकती है। इंडिया गठबंधन की बार बार आपने बात करी है। राजस्थान में 25 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडिया गठबंधन बना था। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, कई पार्टियों ने अपने आप को किनारा कर लिया है इंडिया गठबंधन से। आम आदमी पार्टी की क्या कुछ राय है? देखिए, राजस्थान की अगर लिहाज से मैं बात करूं तो राजस्थान की कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई थी अभी पिछले दिन हुई। तो हमारी कार्यकारिणी ने फैसला किया था कि हम लोग तैयार हैं, अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा हम उस फैसले के साथ हैं। राजस्थान में हमने अपना संगठन का पुनर्गठन और समीक्षा शुरू कर दी है। हर एक संभाग पर एक प्रदेश उपाध्यक्ष की ड्यूटी लगाई गई है। उसके साथ 3 लोगों की टीम बनाई गई है जो जाएगी जिलों पर और जाकर के समीक्षा करेगी और पुनर्गठन करेगी, जो भी जरूरत होगी वो फैसले लेगी। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर अंदर जो सारी चीजें होनी हो जाएंगी। अगर पार्टी तय करती है कि राजस्थान में किसी सीट पर हमको लड़ना है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये फैसला चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर है तो पीएससी लेगी, पीएससी जो तय करेगी। आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई उसके लिए तैयार है। लेकिन देव, लोकसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन, बहुत पुराने नेताओं ने जो 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस में शामिल थे, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या राजस्थान में आपको, और राजस्थान में भी इसी प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास आने के लिए कोई अपना, मतलब हम कह सकते हैं कि आएगा अपनी मर्जी से? क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय और विधानसभा चुनावों के बाद आपकी भी पार्टी टूटी है। देखिए, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा अच्छे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जिन लोगों को राजस्थान में बदलाव लाना है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो आए, उनका सादर आमंत्रण है। हम लोग मिलकर के राजस्थान बदलना चाहते हैं, राजस्थान की जनता की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस से भी कोई अगर अच्छे लोग अगर ऐसे हैं जो वहां खुश नहीं है और बदलाव लाना चाहते हैं राजस्थान में, तो आए, उनका स्वागत है। बाकी कांग्रेस में जो बिखराव, उसके लिए कांग्रेस ही जवाब दे पाएगी। आम आदमी पार्टी के सभी लोग एकजुट हैं, जो पुराने साथी, पुराने कार्यकर्ता सब एकजुट हैं। हमने फिर से एक बार सबसे मिलजुल करके, सबसे चर्चा करके राजस्थान में समीक्षा शुरू कर दी है। संगठन का पुनर्गठन कर रहे हैं। आने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव हम लड़ेंगे। समय लगता है, छोटी पार्टी, हम लोगों ने अभी छोटे से समय में 11 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। 3 मेयर हैं, 4 राज्यों में हमारे विधायक है, 2 राज्यों में सरकार है। जनता का ये प्यार कम नहीं है। राजस्थान में भी हमको अच्छा समर्थन मिला था। जो भी नतीजे रहे, हम जनता ने जो विश्वास जताया उसको और आगे मजबूत करने के लिए फिर से एक बार जनता के बीच में जा रहे हैं। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रवक्ता देव, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी जो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है इनके नेताओं के खिलाफ, जल्द ही उसका भी खुलासा हो जाएगा और जल्द ही इनके नेता भी पाक साफ होकर बाहर आ जाएंगे जो अंदर बंद है। और केजरीवाल जी भी बहुत जल्द अपने विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर डीएसपी मुकुल शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों की समझाइश कर गेट खुलवाया। बाद में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ही कॉलेज के डीएन आईबी मौर्य के साथ छात्र प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसके बाद किसी तरह आपसी सहमति के बाद प्रशासन, पता चले, प्रदर्शन समाप्त किया गया। अभी तक कल से कोई मांग नहीं थी। अभी एक प्रकरण था इनका कि क्या नाम है कि गर्ल्स हॉस्टल में आपातकालीन व्यवस्था की जाए,
प्रशासन ने, महाविद्यालय प्रशासन ने ऑलरेडी एक ऑटो की व्यवस्था की हुई है। किसी की भी तबीयत खराब होती है उसको बुलाया जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी गाड़ी और ड्राइवर रात के लिए इस कार्य के लिए लगा रखा है और वो लोग समय समय पर उनको अस्पताल तक पहुँचाते हैं। इनकी दूसरी जो मांग थी कि लाइब्रेरी का काम जो है अधूरा है, क्योंकि लाइब्रेरी का काम है जो आपके क्या नाम है कि विश्वविद्यालय के स्टेट ऑफिसर के निगरानी में किया जाता है, तो वो काम जो भी कॉन्ट्रैक्टर प्रयास किया जा रहा है जितना जल्दी होगा वो बनाता है तो हम उसमें अपनी लाइब्रेरी शिफ्ट कर देंगे। हॉस्टल में गर्ल्स की सुरक्षा के लिए पिछले दिनों हमारे गर्ल्स हॉस्टल में, हमारे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में किसी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। रात को हॉस्टल वार्डन को इन्फॉर्म करने के बाद भी उनके द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। उनको अपने स्तर पर हॉस्पिटल जाने के लिए बोला गया। उसके बाद में ये जब बच्चे रवाना हुई तो बीच में वो बच्ची बेहोश हो गई और उसके बाद में भी मैडम के द्वारा कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और जब इसको डीन हमारे कॉलेज प्रशासन तक ये बात पहुंचाएगी तो उनके द्वारा उस बच्ची के ऊपर दबाव बनाया गया कि एप्लीकेशन वापस ले ले, अन्यथा तेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके संबंध में आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, धरना प्रदर्शन किया था। पहले हमारे कॉलेज के मुख्य द्वार पर हम लोगों ने वहाँ पे किया। वहाँ पे पुलिस प्रशासन के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने हमें वहाँ से भगाया और भगाने के बाद जब यहाँ पे आके बैठे तो यहाँ पर भी 5 लोगों को अंदर बुलाकर जैसे तैसे करके मामले को रफा तफा इन लोगों ने करने की कोशिश की। हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और हम अभी भी हमारी यही मांग है कि जो हमारी मांगे थी इनको पूरा किया जाए। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी कि हॉस्टल वार्डन को हटाया जाए। सभी गर्ल्स की ये समस्या है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई हमें आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। बीकानेर में नवनियुक्त सीएमएचओ मोहित सिंह तंवर ने पदभार संभालते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करने और आमजन को इनका अधिक से अधिक लाभ देने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। मोहित सिंह ने बताया कि मिलावटखोरी पर लगाम लगाने पर उनका मेन फोकस रहेगा। डॉक्टर तंवर ने बताया कि संस्थागत प्रसव और टीकाकरण को मजबूत करते हुए मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। बीकानेर के नवनियुक्त सीएमएचओ मोहित सिंह तंवर ज्वाइन कर चुके हैं बीकानेर। अब उनकी क्या प्राथमिकता रहनी है बीकानेर जिले को लेकर बात करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए हम एक कार्यबद्ध रूप से एक कार्य योजना बनाएंगे और समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए 100% मेहनत करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुद्ध का युद्ध जैसे जिसका अब नाम शायद चेंज हो चुका है, तो उस पर आप लोग किस तरह से फोकस करेंगे, क्या कुछ कार्य योजना बनाएंगे? देखिए, मिलावटखोरी तो किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगी इस विभाग को और सख्त आदेश दिए गए हैं कि मिलावटखोरों को सख्त कार्रवाई की जाए, उनका सामान सीज किया जाए। और भी कोई ऐसा मिलेगा सैंपल हम भिजवाएंगे और अनुशासन कार्रवाई। कहीं मैन पावर की एक बड़ी समस्या है, जिसमें अगर बात करें तो डॉक्टर्स की बात करें चाहे नर्सिंग स्टाफ की बात करें, क्योंकि आपके साथ आपके पास इतना बड़ा जिला है, इस जिले को कम से कम चलाना होगा तो इन सब चीजों में हमें जरूरत होगी। नई भर्तियां हालांकि मंत्री जी बोल रहे हैं और कि अभी मैंने ज्वाइन किया, अगर कहीं कमी दिखेगी तो राज्य सरकार को लिखा जाएगा उसके बारे में और पूरे प्रयास किए जाएंगे कि भर्तियां की जाए। एक सीएमएचओ साहब, बीकानेर में अवैध पैथोलॉजी लैब है वो यहाँ पर खूब चल रही है, पहले भी खबरें इसके बारे में प्रकाशित हुई है। तो इन बिना कहा जा सकता है बिना परमिशन के ये लैब चल रही है, इन सब चीजों के ऊपर आप लोगों की एक टीम बन के और इन पे कार्रवाई करें। मैंने ज्वाइन किया है, इस बारे में और अधिकारियों से बात करके तुरंत इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। उसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? उसके अलावा मेरी प्राथमिकता रहेगी एक तो संस्थागत प्रसव पे, जिससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कमी लाई जा सके, और पेरिफेरी में जो आधारभूत ढांचा जैसे सब सेंटर उन पर कमी है उनको अच्छी तरह बनवाया जाए और वहाँ पे डॉक्टर नर्सों की कमियों को पूरा किया जाए।
देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलावटखोरी बीकानेर में बर्दाश्त नहीं होगी, ये कहना है मोहित सिंह तंवर का। और खास बात उसके अलावा हम बात करें तमाम तरह की योजनाओं, जो कि सरकार की योजनाएं, लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तो वहीं जो सरकार की जो योजनाएं उन्हें लागू करने का भी प्रयास किया जाएगा। सजग रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा सकती है कि जहां मैन पावर की कमी है उनमें भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। के सिंह, बीकानेर। उत्तरी भारत में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पल भर में मौसम भी अपना करवट बदल रहा है, जिसके चलते अब मौसमी बीमारियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लगातार आमजन में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इन दिनों मौसम परिवर्तन के चलते सर्दी, जुकाम, अस्थमा, एलर्जी और चर्म रोग का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू भी बड़ी तादाद में फैलता जा रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वहीं अस्पताल प्रशासन इन गंभीर बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड पर है। देखिए, ये सही है कि जो अलग अलग ऋतु आती हैं, डिफरेंट मौसम जैसे चेंज होता है हमारे देश के अंदर, उसमें हर एक मौसम में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जो ख़ास तौर पे आती हैं। जैसा कि हमने देखा पिछली बार जब गर्मी से सर्दी आई तो डेंगू के केस एकदम से बढ़ने लगे, क्योंकि उस टाइम में बारिश का होता है और मच्छर जनित जो बीमारियाँ होती हैं जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होती है, स्कब टाइफस फैलता है। उसी तरह से जैसे जैसे अलग मौसम आते हैं ऋतु, तो उसमें हर वर्ष इन बीमारियों में हमारे को अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त भी जैसा कि हम सबको पता है मौसम फिर से बदल रहा है, एक सर्दियों से गर्मियों की तरफ चेंज हो रहा है, तो उसमें जो बीमारी आती है वायरल डिजीज़ होती हैं, क्योंकि उनके लिए अनुकूल वायरस के लिए टेम्परेचर होता है। इसमें जो वायरल डिजीज़ आ रही है उसमें भी ये होती है जो आम जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसमें खांसी, जुकाम और बुखार के साथ आ रहे हैं, या सूखी खांसी के साथ पेशेंट्स बहुत आते हैं। साथ ही साथ जैसा कि कुछ वर्षों से स्वाइन फ्लू और जो कोरोना, जो कोविड का है, उनका प्रकोप भी कुछ केसेस बढ़ते हैं। और थोड़ा सा जब गर्मी आने लगती है तो पोलेंस की वजह से अस्थमा के पेशेंट भी बढ़ते हैं। सावधानी किस तरीके से? देखिए, सावधानी का जहाँ तक सवाल है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे वायरल डिजीज़ हैं, उसमें तो जिस व्यक्ति के साथ भी है तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपना इलाज के साथ साथ दूसरों का बचाव करें, डिस्टेंस बनाएं। जैसा हमने अभी कोविड के टाइम में देखा है, आज हर एक व्यक्ति को ये जानकारी है कि भाई कैसे इसको बचाया जाए, मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस हाथ धोते रहें और आम जन के और अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। क्या लिक्विड ज़्यादा यूज़, जैसे गर्म पानी हो गया या फिर किस तरीके से? किसी भी वायरल डिजीज़ के अंदर ये ज़रूरी होता है कि लिक्विड का सेवन करते रहें। उसका ये दो फ़ायदा होता है कि जिसमें कुछ बीमारी में ऐसा होता है कि जैसा बीपी कम होता है, ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं कि डेंगू वगैरह के अंदर तो बार बार कहा जाता है तरल पदार्थ का ज़्यादा उपयोग है। वैसे किसी भी वायरल डिजीज़ के अंदर तरल पदार्थ को सेवन करना, विटामिन सी के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स और जो विटामिन सी युक्त जितना भी भोजन है, जिसमें चाहे हम कह सकते हैं नींबू है, नारंगी, मौसमी, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। मेडिसिन की जो अमूमन 1500 से 1800 की जो ओपीडी रहती है, उसमें से आप मान के चलिए कि 30 से 40% जो मरीज़ हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ आ रहे हैं। हल्का 3 से 4 दिन तक बुखार भी है उन लोगों को। तेज़ खांसी और कफ के बाद जब उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पर ज़्यादातर केसेस में वायरल और कुछ केसेस में मिक्स इन्फेक्शन आ रहा है। न्यूमोनिया कराने पर कुछ पेशेंट्स के न्यूमोनिया भी पाया जा रहा है। तो ऐसे मरीजों के इस समय जो लक्षण होते हैं, हल्का या तेज़ बुखार, खांसी, कफ के साथ आना, फिर जब बीमारी बढ़ने लगती है तो सांस लेने में तकलीफ़ होना। समय पर यदि चिकित्सक के साथ परामर्श कर उपचार किया जा रहा है तो न्यूमोनिया जैसे लक्षण उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इन दिनों में कुछ मरीजों की संख्या बढ़ी ज़रूर है इस तरह के सिम्टम्स के। एक परिवार में हो जाने पर दूसरे, तीसरे, चौथे सदस्य को भी ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोविड भी मिक्स है, कुछ मरीज स्वाइन फ्लू के भी देखने में आ रहे हैं, कुछ मरीज जो राइनो वायरस या एडिनो वायरस के जो इन मौसम में नॉर्मली रहते हैं वो भी हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शन अभी देखने में आ रहे हैं।
इस तरह के लक्षण, एक तो ये मौसम परिवर्तन का समय चल रहा है इस समय, तो थोड़ी सावधानी रखें। एकदम से ही सर्दी चली गई है इस तरह का व्यवहार और आचरण न करें। सर्दी जब अपने अंतिम चरण में होते हैं तो इस समय वायरल तेज़ी से प्रोग्रेस करता हुआ मनुष्य पेशेंट्स में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से खाएं पिएं, लिक्विड डाइट जितनी ज़्यादा ले सकते हैं उतनी लें, फ्रूट सैलड्स वगैरह का सेवन ज़्यादा करें, और यदि किसी को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। बीते कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन के छात्रों को पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए डिटेन कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि पुलिस जिस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रही है, इसको लेकर वे सभी जंतर मंतर पर एकजुट हुए हैं। शुभकरण तो अब कहीं रहे इस दुनिया में, उनको कैसे इंसाफ दिलाओगे? क्या चाहते हो सरकार से? शुभकरण के परिवार को क्या मिले, क्योंकि आत्मा को शांति मिले? लड़के अगर उनके परिवार में कंपनसेशन करें तो मेरे कुछ चीज उनको पूरे तरीके से इंसाफ नहीं मिलेगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण जनता आई थी, किसानों के समर्थन में अपना शांतिपूर्ण समर्थन दर्ज करने, लेकिन इस पुलिस को इतना डर लगता है के लिए एक एक आदमी पर उनका पूरा लोकतंत्र आपकी जेब का पैसा हमें दमन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी जेब में आटा, दाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पहुंचे इसके लिए नहीं किया जा रहा है। आज शुभकरण सिंह जैसे देश के लाखों लाख बेरोजगार, प्रताड़ित जवान, किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाने के बजाय उनके न्याय के लिए उनको इस तरीके से दमन करके मारा जा रहा है। नहीं चलाते, किसान ने किस तरीके से जैसे हजारों लाख किसान चॉकलेट दिलाने के बहाने पड़ोसी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70,000 का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने यह अहम फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर थाने में पीड़ित के परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। हाँ जी, देखिए आज पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को अंतिम सांस तक की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा से दंडित किया और 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में घटनानुसार परिवादिया ने श्रीनगर थाना क्षेत्राधिकार की रहने वाली ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और वहीं के रहने वाले व्यक्ति जो उसके समाज बंधु भी थे, उस बच्ची को पानीपता से चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया और एक पहाड़ी क्षेत्र में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोती हुई रास्ते में उसकी माँ को मिली तो उसकी माँ को उस बच्ची ने अपने बारे में जो हुई घटना के बारे में उसको बताया और बच्ची की स्थिति उस वक्त बहुत चिंताजनक थी। तत्काल उसे थाने ले गए, थाने से उसको तत्काल श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया और चूँकि उस बच्ची की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक थी इसलिए उस बच्ची को पुलिस वाले तत्काल जेलन अस्पताल लेके गए और बच्ची कम से कम 4 दिन अस्पताल में भर्ती रही और पुलिस ने अस्पताल में बच्ची के बयान लिए और प्रकरण में पुलिस ने 1 महीने 4 दिन के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया और माननीय न्यायालय ने भी प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए 7 माह 23 दिन के अंदर इस प्रकरण का फैसला कर निस्तारित किया। पता चले उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन स्टूडेंट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं सभी सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात की, पर कोई भी नतीजा नहीं निकला। इन स्टूडेंट से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की।